तो कल जो हमने रिकॉर्डेड क्लास डाली थी, आज हम पुनः उसी मैदान में उसी ऊर्जा के साथ आप सबके मध्य में हैं। क्लास 12 के रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, पेपर में क्या आ सकता है, हर चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इंटरमीडिएट में इन सब्जेक्टों से ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। अधिकांश बच्चे केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं, तो हम दो पार्टों में समझाएंगे। पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री की कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट सेकंड, तो आज जो चर्चा होगी पार्ट फर्स्ट की होगी, केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो आप सबके मध्य में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। पहला चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टरों के हिसाब से चलेंगे। उपसह संयोजन, उपसह संयोजक या उपसह संयोजन, वहां तक केमिस्ट्री फर्स्ट है। उसके बाद में केमिस्ट्री सेकंड आ जाती है। हैलाइड, हैलोजन के सारे प्रयोग, बेंजीन और ये सारी चीज आ जाती है सेकंड। तो केमिस्ट्री फर्स्ट में है। अगर हम चर्चा करें, पहला चैप्टर आ जाता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या पढ़ना है, कई बार थ्योरी में देखें, थ्योरी में तुम्हें संकुचन के बारे में पूछ सकता है। संकुचन, त्रिज्या में कमी आ जाना, ठोस की त्रिज्या में कमी आ जाना, संकुचन हो जाता है, ये आ सकता है। और ठोस कितने प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसके बारे में तो है ही है। और इनके दोषों के बारे में पूछ लेता है, फ्रैंकलिन दोष, अंतरकाशी दोष, ये आ जाता है। थोड़ा रिक्ति के बारे में पूछ लेता है। एक एक दो लाइन की ये परिभाषाएं हैं, इसकी एक वीडियोस और बना लेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है। एक एक दो लाइन की ये परिभाषा है। तो संकुचन से प्रश्न पूछ सकता है, क्रिस्टलीय ठोसों से प्रश्न पूछ सकता है। क्रिस्टलीय ठोस तो ठोस अवस्था का ही है ना। ये दीर्घ परासी होते हैं, है ना। और ये इनको गुणधर्मों में चार प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से, चार प्रकार से, आयन के रूप में, है ना, और घनत्व के रूप में, ऐसे करके कुल चार भागों में। आगे संकुचन, रिक्तियां, दोष, फ्रैंकलिन दोष, अंतरकाशी दोष यहां से इंपोर्टेंट है। रिक्तियों में अष्टवर्गीय, चतुष्वर्गीय यहां से इंपोर्टेंट है। संकुचन में यहां से आ जाता है, संकुचन में पूछता है। संकुचन की है ये रिक्तियां कि किसी ठोस में त्रिज्या में जो कमी आ जाती है उसको हटाओ, है ना। तो ये दोष से संबंधित है, संकुचन हो गया, ठीक है। और घनी अवस्था के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार थोड़ा थोड़ा आ जाता है, नहीं तो अब यहाँ एक आंगिक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से। एक तो त्रिज्या वाला प्रश्न पूछ सकता है कि त्रिज्या का संबंध बताइए। एक पूछ लेता है घनत्व वाला प्रश्न, द्रव्यमान बटे आयतन। हमने एक वीडियोस के माध्यम से ठोस अवस्था के चैप्टर्स एक करा दिया है कि वो कौन से आंगिक प्रश्न जो आ जाता है। ठोस अवस्था से आंगिक प्रश्न आने के 70% संभावना रहती है, 30% संभावना रहती है आपको यहां से, ठीक है। तो आप एक शेड्यूल बनाए पढ़ना कैसे, ये चैप्टर हो गया, इसमें से यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं हम। दूसरा चैप्टर आ जाता है तुम्हारा बिलियन। बिलियन का ध्यान रखना पड़ता है। बिलियन वाले चैप्टर में अगर परिभाषाओं के बेस्ड देखें, थ्योरी के बेस्ड देखें, तो परासरण क्रिया हो सकती है, परासरण विसरण, परासरण दाब पूछ सकता है, राउल्ट का नियम पूछ सकता है। हमने करा दिया है वीडियोस में, राउल्ट का नियम परिभाषाओं में भयंकर इंपोर्टेंट है। परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, प्रतिपरासरण क्या होता है, परासरण से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और परासरण से हो गया राउल्ट के नियम, आपेक्षिक अवनमन और उन्नयन वहां से आ जाती कभी कभी, आपेक्षिक है ना, वहां से पूछ लेता है। तीन थ्योरी इंपोर्टेंट है, मैंने बता दिया। राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। इसके अलावा आंगिक प्रश्न यहां से जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। शुरुआत के 2 या 3 चैप्टर तो ऐसे हैं कि
आंगिक प्रश्न आते, तू यहाँ नहीं देख पा रहा है। हाँ, तीन चैप्टर ऐसे वहां से आपको आंगिक प्रश्न मिलेगा। क्या मिलेगा? आंगिक प्रश्न। ठीक है, आंगिक प्रश्न में अवनवन वाला पूछ सकता है, उन्नयन वाला पूछ सकता है, पराशरण दाव संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, और मूलता मूल प्रभाष इंपोर्टेंट है। ये मैंने वीडियोस के माध्यम से करा दिए हैं, आप थोड़ा सा वहां जाके देख लें। अगर नहीं कराया होगा मैंने तो मैं और करा दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, 5 या 6 से चीज बताए। और जो बच्चे कमजोर हैं वो समझ रहे हैं कि अगर उनको मैथ अच्छा आता है तो मैथ के अकॉर्डिंग प्रश्नों को करने की कोशिश करें, आप जीत सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा चैप्टर। आगे पहुंच जाते हैं हम वैद्युत रसायन, नहीं रासायनिक बलगति। रासायनिक वैसे वैद्युत रसायन भी है चैप्टर, रासायनिक बलगति में देख रहे वैद्युत रसायन, वैद्युत रासायन। इसमें पूछ सकता है विभव। विभव कौन सा हो सकता है? मानक इलेक्ट्रॉन विभव। इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, सेल क्या होते हैं, सेल के बारे में पूछ सकता है ना। और इसी में एक ज्यादा इंपोर्टेंट है और रासायनिक श्रेणी। कौन सी? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी यहां से। और कई बार आ जाता है मोलर चालकता वाला प्रश्न, चालकता वाला आंगिक प्रश्न यहां से आ जाता है ना। मेरे यहाँ ट्वेल्थ में बैठे हुए बच्चे, उन सबसे भी निवेदन है मेरा कि आप वीडियोस को देख के उस पॉइंटों को ही पढ़ें, जिससे आप एग्जाम टाइम में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी बता रहा हूं कि अगर तुमसे इनसे संबंधित भी आता है तो आंगिक प्रश्न में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अथवा में तो हो सकता है थ्योरी भी पूछ रही हूँ। तो करना क्या है कि अगर तुमसे कुछ भी याद हो रहा है इससे संबंधित, तो आप संबंधित जरूर लेके आए एग्जाम में। लिखित तो प्रश्नों की यही सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है इरफान, भूलना नहीं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी यहां से है। अपघटन का नियम आ जाता है कई बार थ्योरी में, यहां से आंगिक प्रश्न में चालकता वाला पूछ लेता है। ठीक है, इस चैप्टर से ये इंपोर्टेंट है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को आप ढंग से पढ़ लें। क्या होता है इसमें, बस इसी पूछा जाएगा कि जैसे ये वैद्युत विलयन है धातु का किसी का, और इसी में कोई धातु की प्लेट डाल दी तो धन विभव क्या हुआ, एनोड पर हुआ या एथोड पर हुआ, क्या हुआ इसमें, अगर विद्युत प्रवाहित कर दें तो। ठीक है, तो ये थ्योरी के रूप में एक चित्र तो हर एक चैप्टर में आप बड़े प्रश्नों को करें तो चित्र थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे ना, उससे तुम फेल नहीं होंगे, उसमें नंबर जरूर मिल जाएगा आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, बड़े प्रश्न। आगे अब अगला चैप्टर आ जाता है रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति देखिए, रासायनिक बलगति में क्या इंपोर्टेंट है, बल गति में क्या क्या इंपोर्टेंट है। एक तो परिभाषाओं में अधिशोषण है ना, अधिशोषण, अधिशोष क्या है, अधिशोषण क्या है, ये परिभाषा में पूछ लेता है ना। और इसी में पूछ लेता है तुम्हारा परिभाषाओं में कई बार सिद्ध करने के लिए शून्य कोटि क्या है, शून्य कोटि क्या है, प्रथम कोटि क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करने के लिए है ना। इस पार्ट में से प्रथम कोटि के अर्ध आयु है ना, प्रथम कोटि के अर्ध आयु और प्रथम कोटि की अभिक्रिया संबंधित आंगिक प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। लगभग हर एक पेपर में ये प्रश्न आपको मिलता है। अगर मैंने नहीं कराया है वीडियो के माध्यम से तो मैं उन पॉइंट को, इधर क्या नहीं ध्यान देना यार, इधर कॉन्सेंट्रेट रहे तो बिल्कुल से है ना। एक तो व्यवस्था वैसे ही करा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। आगे प्रश्न अर्धायु का आएगा या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, वो आएगा ही आएगा। और मेरे प्रथम कोटि क्या होती है, शून्य कोटि क्या होती है, मैंने वो गुणधर्म और दर लगने वाला समय, दर बात तो एक ही है ना। कारकों की सांद्रता, ये वाले पॉइंट्स आपको डेफिनेशन में, परिभाषाओं में, बड़े बड़े थ्योरीज में आपको याद रखनी है। समझ में आ गया राम का, तुम प्रिया दीदी आ गया समझ में? हाँ भाई इजाजत भैया। तो यहाँ सांद्रता क्या है, दर क्या है, कोटि क्या है, घात क्या है, ये पॉइंट्स मैंने जो छोटे छोटे विकल्प है ना उनमें समझाए थे मैंने
तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या बाद में ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। और मैं बता दूंगा एक चैप्टर को ले लेके बता दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, बात आ गई समझ में, ठीक है। अब आ जाते हैं कोलॉइड वाले चैप्टर। कोलॉइड में से जो जो इंपोर्टेंट है वो समझ रहे हैं, इंपोर्टेंट है वो समझ, आवाज कर रहे नहीं तो। कोलॉइड में क्या इंपोर्टेंट है, कोलॉइड में इंपोर्टेंट है तुम्हारा एक तो विलयन, कितने विलयन के प्रकार, विलयन निलंबन क्या है, वास्तव में विलयन क्या है, कोलॉइड क्या है ना। कोलॉइड में भी यही है कि जैसे ये क्या है, इसमें क्या कराया गया ऐसा समझ लीजिए, इसमें अर्धपारगम झिल्ली है, क्या है, चर्मपत्र अर्धपारगम झिल्ली। इससे और इधर अगर हम क्या कराएं, किसी को छानने की कोशिश करें तो जो पदार्थ बाहर निकल जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्ट लाभ हो जाते हैं, और जो बाहर नहीं निकल पाते ये कोलॉइड हो जाते हैं। पदार्थ की अवस्था है कोलॉइड, जैसे कोहरा दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, है कि नहीं भैया, और दूध में वो चीजें दिखाई पड़ती है या क्रीम वगैरह है, ये कोलॉइड की अवस्था ही मानी जाती है। बात आ गई समझ। तो ये एक तो और परिक्षेपण क्या होता है, परिक्षेपण क्या होता है, द्रव स्नेही, द्रव स्नेही सॉल या कोलॉइड है, ठीक है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, यहां से ये इंपोर्टेंट है आपको, ठीक है भैया। और परिभाषाओं में देख लें तो परिभाषाओं में और क्या इंपोर्टेंट है, परिभाषाओं में तुम्हारे ब्राउनी गति का है, ब्राउनी गति क्या है, टिंडल प्रभाव है ना भैया, और स्कंदन बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें एक नियम आ जाता है हार्डी सुल्ले का नियम, ये भयंकर इंपोर्टेंट है भाई साहब। ये हार्डी सुल्ले जो था, सुने जो वो लोग हैं इन्होंने अपना एक प्रश्न और कॉन्सेप्ट दिया तो आप ऐसे याद कर लो, बात आ गई समझ में, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। कोलॉइड क्या होता है आप ढंग से पढ़ लो, कोलॉइड से लिखने वाली थ्योरी बहुत आती है, तो आप एक प्रश्न तो क्लियर करके लेके जाएं कि कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड के बारे में लिखें, परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होती है, ठीक है। अब कोलॉइड के बारे में के बाद जो चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है पी ब्लॉक वाले या पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अधातुओं को रखा गया। कल नहीं उस दिन जो रिकॉर्डिंग क्लास थी उसमें बताया था कि संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक वाली श्रेणी में रखा गया है, इसमें धातुओं को रखा जाता है। पी ब्लॉक वाले में, पी ब्लॉक वाले चैप्टर में बड़ा चैप्टर है, पूरी इसकी श्रेणी है पी ब्लॉक फर्स्ट, पी ब्लॉक सेकंड। तो इसमें पहला 15वें वर्ग के 15वें वर्ग के तत्व, 15वें वर्ग के तत्व में अगर आप देखें तो 15वें वर्ग के तत्व में आता है नाइट्रोजन परमाणु। तो इसमें नाइट्रिक अम्ल इंपोर्टेंट है, नाइट्रिक अम्ल इंपोर्टेंट है भयंकर रूप से, है ना भैया। अब आ जाता है 16वें वर्ग के, मैं तो इंपोर्टेंट ही बताऊंगा, 16वें वर्ग के तत्व। इसमें जो इंपोर्टेंट है इसमें है कौन सा है, 16वें वर्ग के तत्व में ऑक्सीजन परमाणु आता है, इसमें सल्फर आ जाती है। अधातुओं के बारे में चल रही है ये चीजें, ये सब अधातु। इसमें आ जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। 17वें वर्ग के तत्व, 17वें वर्ग के तत्व, इसमें हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है ClBrI। इसमें क्लोरीन इंपोर्टेंट हो सकती है, क्लोरीन इसमें जो इंपोर्टेंट है। कम से कम देखो ध्यान रखना, पी ब्लॉक वाला चैप्टर हमें लगता है कैसा, क्योंकि इसमें रिएक्शंस ज्यादा है, तो आप हर एक इस पॉइंट पे अगर इससे प्रश्न आता है तो आप नाइट्रिक अम्ल है ना या 15वें वर्ग के तत्व की एक दो रिएक्शंस जरूर याद रखें, और भौतिक गुणधर्म पता होना चाहिए। प्रश्न को छोड़ना नहीं बेटा, भौतिक गुणधर्म आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पर। भौतिक गुणधर्म होंगे तो तुम क्या कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो, प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके रिएक्शंस याद रखें, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म,
केमिस्ट्री। तो मैं बता रहा हूँ इसी में प्रत्येक के रिएक्शन से याद रखने हैं, मतलब 2-2 4-4 तो रिएक्शन हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे उसकी तो क्या होगा, धातुओं के साथ क्या होगा, है ना, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी क्रिया कराएंगे, जैसे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजन की क्रिया धातु से कराएंगे। ये रासायनिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं। सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाई जाती है, तो तेजाब टाइप होता है ना, उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है ना। तो ये ऐसे नाइट्रिक अम्ल क्या क्या क्रिया कर सकती है, नाइट्रिक अम्ल का जीवन में क्या उपयोग है, ये भौतिक गुणधर्मों में होते हैं। रासायनिक गुणधर्मों में होती है इनके रिएक्शन, ठीक है। तो 2-2 4-4 रिएक्शंस पढ़ लिए बेटा, और जो भी इस वीडियो को जो भी देख रहा है अच्छे से, और जो तुम्हारे अगर रिश्तेदार वगैरह हो सबको इसको शेयर कर दो, है ना, सब पास हो जाएंगे इन थ्योरियों से, फर्स्ट पार्ट से ही पास हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना है इसे, है ना। सोरे वगैरह की तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बता दिया है, क्लोरीन क्या होती है, ठीक है, सबके ऐसे याद कर लें। आगे आ जाता है डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले तत्व। डी ब्लॉक में आ जाता है तुम्हारा क्या आ जाता है, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व आ जाता है। 2-4 दिन पहले हमने कराया तो है ना, क्यों क्लियर, 2-4 दिन पहले ही कराया ना, तो 2-4 दिन पहले हमने कराया ये डी ब्लॉक वाले संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। तो इसके बारे में भी यही है, इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में याद रखना चाहिए। रंगीन कहाँ स्थान दिया गया है, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, बीच में स्थान देने के कारण संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। और इनके गलनांक कैसे होते हैं, कुतनांक कैसे होते हैं वो बता दिया। चुंबकीय गुण कैसे होते हैं, युग्मित अयुग्मित क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ना, यही तो होता है इसके बारे में। इससे प्रश्न आना है 100%। मैंने वीडियो बना दिया उसके बारे में, पूरे कॉन्सेप्ट उसी में समझा दिया मैंने। इसी में अगर आने के चांसेस रहते हैं संक्रमण तत्वों में, तो एंथेराइड और लैंथेराइड श्रेणी, इसको भी पढ़ लें। 71 से 89, और ये कितनी है, ये कितनी है, 83 से 130, कुछ ऐसा ही है इसका, देख लेना, है ना। संक्रमण तत्वों को मैंने समझा दिया यहाँ से। डी ब्लॉक वाले में प्रश्न आएगा ही आएगा। आगे रह जाता उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या क्या है ना, और IUPAC नाम क्या है, ठीक है, उसमें वो इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। ये फर्स्ट जो पार्ट है ना केमिस्ट्री का, आप परेशान ना हो, यही से अच्छा कर सकते हो, अपने आप को स्थापित कर सकते हो, है ना, ये ध्यान रखना। और 18वें वर्ग के तत्व नहीं बताया मैंने, 18वें वर्ग के तत्व पी ब्लॉक में, ये ध्यान रहेगा, भूल गया मैं। नोबल गैस, इसमें क्या है, अक्रिय गैस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीरॉन, है ना, इनके भौतिक गुणधर्म भी याद रखने हैं आपको, है ना, ठीक है। कि अक्रिय गैस कैसे होती है, कहाँ पाई जाती है, सारी चीज 18 वर्ग की होगी। संक्रमण तो करा दी, लेन देना। उपसह संयोजन संख्या में IUPAC नाम हो सकता है, एक दिन उसको और करा देंगे। उपसह संयोजन संख्या क्या है, अरे किसी धातु के साथ में जब कोई क्या जुड़ा रहता है, उदासीन वाला पदार्थ जुड़ा रहता है, तो उपसह संयोजन, और जितनी धातु के रूप में जुड़ा रहता है, जितनी क्वांटिटी में, वही उसकी उपसह संयोजन संख्या हो जाती है। जैसे यहां समझा देता हूं कि NH3, तो ये क्या है, ये अमोनिया क्या, उदासीन तत्व माना जाता है, वो आप ऐसे समझ लें। ये पोटेशियम धातु है, धातु के साथ में जो जुड़ा रहता है। और जिक्र किसका आएगा पहले, सबसे पहले IUPAC नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, धातु का सबसे बड़ा योगदान है, धातु को सबसे पहले स्थान देंगे। फिर इनको अमीनो, इसमें ओ लगा देते हैं, एमिनो। ऐसा क्या है, वैसे अमोनिया है, लेकिन इनके साथ जुड़ने पर इसको अमीनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे तत्वों को अमीनो वगैरह बोलेंगे, है ना। कितनी संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, संयोजन संख्या क्या है, इसका एक पेपर समझा देंगे, वहां से ही हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस क्लास को विराम देंगे। आप सबसे प्रार्थना, जो भी इसको देखता है, अपने बहन भाइयों को जो 12th वाले हैं, उन सबको इसको बताएं, क्योंकि पढ़ा तो एक से एक बढ़िया टीचर है, लेकिन पढ़ना क्या है, पेपर का टाइम चल रहा है, इतनी बड़ी किताबों को बच्चे कैसे पढ़ें, उस समय आप इन चीज़ों से हेल्प करें। सबसे यही प्रार्थना है। इसी के साथ मैं प्रणाम करूँगा। बहुत धन्यवाद।